अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा फ़ारसी का 8वां सबक है दरस हश्तुम। हश्तुम हम शुरू से अगर गिनती इसकी देखें, दरस अव्वल, दरस दुवम, दरस सिवम, दरस चहारुम, दरस पंजुम, दरस शिशुम, दरस हफ्तुम, दरस हश्तुम। तो फ़ारसी ज़बान सीखना क्यों ज़रूरी है? पहले ही हम लोग इंग्लिश भी सीखते हैं, अरबी भी बाज़ लोग सीखते हैं, तो क्या हम ज़बानों का बोझ तो नहीं डाल रहे अपने बच्चों पे और अपने ऊपर? तो पहली बात तो ये है कि बेटा ज़बान कोई भी हो, 4-5 ज़बानें जो हैं वो सीखी जा सकती हैं बहुत आराम से, और इससे इंसान की ज़हानत जो है वो बढ़ती है। कोई भी ज़बान सीखने से इंसान का जो ज़हन है वो कुशादा होता है, वो खुलता है, और वो चीज़ों को एक नए अंदाज से देखने के लिए गोया तैयार होता है। और ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया में चीज़ों को नए अंदाज से देखने की सलाहियत पैदा करना शायद सबसे बड़ी सलाहियत है जिसकी आज के इंसान को ज़रूरत है। हम एक रूटीन में चीज़ों को देखते हैं, और जब कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरी कौम, कोई दूसरा ग्रुप किसी और अंदाज में देखता है तो हम कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये सही नहीं है। तो ये सलाहियत हम अपने अंदर पैदा करें कि हम एक दूसरे अंदाज में, दूसरे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को महसूस कर सकें। तो एक तो ये बात है, किसी भी नई ज़बान को सीखने से हमें ये फ़ायदा हासिल होता है, और फ़ारसी को सीखने से कुछ और फ़वाइद भी हमें हासिल होते हैं। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारी तहज़ीब की ज़बान है, ख़ास तौर पे यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी बर्र-ए-सग़ीर और अफ़गानिस्तान और ईरान और आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान, ये पूरा आप समझ लें कि जो एशिया की जो मुस्लिम वर्ल्ड है, यहाँ पे पहले फ़ारसी ही बोली जाती थी, और इसलिए इन इलाकों में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स और उलमा आए, मुर्रिखीन आए, और उन्होंने फ़ारसी में किताबें लिखी। तो अब इतने बड़े ज़ख़ीरे से हम लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि हमें फ़ारसी ज़बान नहीं आती। तो हमने अपने ऊपर एक ख़जाना का दरवाज़ा जो है वो बंद किया है। तो फ़ारसी जो है उसकी की है, जैसे कुरान को समझने के लिए अरबी जो है, और अरबी जो है उस मतलब फ़ारसी अगर आपको आती है तो आप 50% आपको अरबी भी आती है, और अगर आपको उर्दू आती है तो आपको 50% फ़ारसी आती है। हमारे लिए ये सीखना आसान भी है। तो इन फ़ारसी सीखना बहुत ज़रूरी भी है अपनी तहज़ीब को समझने के लिए, हम अपने बुज़ुर्गों के जो लिटरेचर है उसको समझने के लिए, और दूसरा हमारे लिए बहुत आसान है। अमेरिका में किसी बंदे को फ़ारसी सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसको तो पहले अल्फ़ाबेट से सीखने में शायद कई महीने लगते हैं। हमें आधी फ़ारसी पहले से आती है। अभी तक जितने लेसन हम आपने लिए होंगे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें आधी फ़ारसी आती है। मैंने कहा ये बात मैं करता चलूँ, तो ये सीखना बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है, और ये खूबसूरत ज़बान है, एक मीठी ज़बान है, और इंशाअल्लाह ताला हमें ज़िंदगी को एक फ़्रेश जो है वो पर्सपेक्टिव हमें मिलेगा फ़ारसी ज़बान से। तो हमने ज़मायर जो हैं पिछले सबक में पढ़े थे, तो वो हम दोहरा लेते हैं। तो हमने कहा कि मन यानी मैं, तो यानी तुम, और उसके बाद हमने कहा था ऊ यानी वो। मन, तो, ऊ, और उसके बाद इनकी जमा, मन की जमा माँ, हम, और उसके बाद जो है वो तो की जमा शुमा, और शुमा मैंने ये कहा था कि अदब के लिए भी आता है, एक बंदे के लिए भी आ सकता है शुमा। और उसके बाद जो है हमने कहा ऊ की जमा है आन्हा, ज़्यादा लोग अगर हों आन्हा, वो यानी दे, और ईशान भी हम कह सकते हैं। फिर हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ड भी लगाया यानी है। तो हमने कहा है के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फ़ारसी में वो है अस्त या हस्त, अस्त या हस्त। तो अगर हमने कहना है कि मैं हूँ तो फिर मन हस्तम, मीम जो है उसका इजाफा होगा हस्त के साथ, मन हस्तम। तो हस्ती, छोटी ये का इजाफा होगा, तो हस्ती। ऊ हस्त, ऊ में कोई इजाफा नहीं होगा, ऊ हस्त। उसके बाद माँ हस्तीम, माँ हस्तीम। शुमा हस्तीद, ये और दाल है, शुमा हस्तीद। और उसके बाद जो है औन्हा या ईशान हस्तंद। अब हम जुमले बना सकते हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे जुमले बना सकते हैं। मन शाहिद हस्तम, अब मैं अपना तारुफ करवा सकता हूँ, मन शाहिद हस्तम। तो आमिर हस्ती,
یا کسی بڑے کو کہنا ہو شما عبدالرزاق ہستید، کسی ایک بندے کو کہہ سکتے ہیں. ہم نے نام پوچھنا ہے کسی سے تو ہم نام پوچھنے سے پہلے ہم نے ایک چیز اور پڑھنی ہے، وہ کر کے پھر ہم نام پہ آتے ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ اپنے چھوٹے چھوٹے جملے بنا سکتے ہیں. اچھا اگر ہم نے کہنا ہو کہ کتاب جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ است آئے. مثلا ہم نے ایک جملہ بناتے ہیں این، اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں است، است، این است. اب یہاں پہ ہم نے فل ان دی بلینکس میں کچھ لفظ ہم لکھ سکتے ہیں. سمپل جملہ بنائیں این کتاب است، این درخت است، این قلم است، این مداد است. مداد کا مطلب پینسل. این خودکار است. خودکار، خودکار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پین، نہیں، بال پوائنٹ. خودکار بال پوائنٹ. اور پین کو کیا کہتے ہیں؟ خود نویس. این خود نویس است. فاؤنٹین پین، انک والا پین. این خود نویس است. این ماشین است. ماشین کا مطلب گاڑی، گاڑی، ماشین. اور خود رو بھی کہتے ہیں. ایک نیا لفظ ہے آپ کے لیے، خود رو یعنی آٹو موبائل، یعنی کسی بھی گاڑی کو جو ہے، ٹرین بھی ایک خود رو ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ہے، کار کو بھی ہم خود رو بھی کہہ سکتے ہیں. ماشین اور خود رو، آٹو موبائل. ٹھیک ہے، خود رو. تو خودکار، یہ تین لفظ ملتے جلتے ہیں. خودکار بال پوائنٹ، خود رو یعنی گاڑی، اور خود نویس پین. خود نویس پین. ٹھیک ہے، یہ تین لفظ جو ہیں کر دیے ہمارے. تو این خود رو است، این خودکار است، این خود نویس است. ٹھیک ہے. تو اب اگر کہنا ہو، میں نے کہا ہے این کتاب است، چلیں یہ لکھ لیتے ہیں این کتاب است. یہ پورا جملہ بنا. اب ہم اس میں ایک ایڈ کرتے ہیں. اگر میں نے کہنا ہو کہ یہ میری کتاب ہے، میری کتاب، تو کیسے کہیں گے؟ این کتاب من است. بالکل آسان ہے. این کتاب من است. این خودرو من است. این خودکار من است. این خود نویس من است. این ماشین، ماشین، ماشین کسے کہتے ہیں؟ کار کو. این ماشین من است. یہ خود رو جو ہے اس کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گا، اس میں تھوڑا سی ایک بات ہے، لیکن عام جو ہے این ماشین من است. یہ میرے ابا ہیں. این پدر من است. ہم نے رشتے پڑھے تھے، میرے والد ہیں. این پدر من است. این مادر من است. یہ میری امی ہیں. این مادر من است. این پسر من است. یہ میرے بیٹے ہیں. این پسر من است. این دختر من است. یہ میری بیٹی ہے. این دختر من است. تو اس طرح جو ہے ہم یہ جو یعنی مائی بک اور مائی پینسل، اس طرح کے ہم جملے آسانی سے بنا سکتے ہیں. تو اسی کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے بعد میں. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے. خدا حافظ. خدا نگہدار.